स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सॉलिड स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का, यूनिट 1। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम यूनिट सेल के बारे में जो है इसका पढ़ेंगे। तो क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल आगे कितनी तरह का होता है, प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या होते हैं या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, और हम स्टडी करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कि अगर आपने ये निकालना हो कि कितने एटम्स हैं यूनिट सेल में तो वो भी आपको आज कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा। तो क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं। हमें पता है जितने भी सॉलिड्स हैं वो सब क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिफरेंस बताया था एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बारे में कि आपका क्रिस्टलाइन जो है वो भी आगे 4 तरह का होता है। तो अगर हम एक क्रिस्टल को स्पेस में देखें तो जो क्रिस्टल है उसके अंदर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। एटम्स हो गए, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। तो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम वही है कि जो एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल का क्रिस्टल में स्पेस के अंदर, उसको क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बोला जाता है। यहाँ पर आपको एक क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस जो है वो दिखाई दे रहा है। उसके अंदर आपको 3 मेन चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं। आपको एक तो दिखाई देता है कि एक मैंने लिखा हुआ है लैटिस पॉइंट, ठीक है, और एक आपको दिख रहा है यूनिट सेल, ठीक है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा है क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो यूनिट सेल आप देख सकते हैं क्या चीज़ है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको 8 यूनिट सेल्स जो हैं वो नज़र आएंगे। एक आपको यूनिट सेल ये वाला नज़र आ रहा है, एक आपको यहाँ नज़र आ रहा है, एक इसके पीछे नज़र आ रहा है, एक इसके पीछे है, 4 ये हो गए और 4 ही एग्जैक्टली इसके नीचे हैं। तो ये एक क्रिस्टल लैटिस है जो टोटली 4 नहीं 8 यूनिट सेल से बना हुआ है, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो ये क्रिस्टल लैटिस जो है टोटल 8 यूनिट सेल से बना हुआ है। अब इस क्रिस्टल लैटिस की भी कुछ खास बात है। खास बात क्या है, इसके अंदर मेनली 3 बातें हैं। एक तो होता है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या है आपको दिख रहा है, जैसे ये जो है लैटिस पॉइंट है, और आपको जो है दिखता है कि ये भी जो है वो लैटिस पॉइंट है, ये भी जो है लैटिस पॉइंट है, ये भी है लैटिस पॉइंट है, ये भी लैटिस पॉइंट है। जितने भी आपको ये स्मॉल सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, लैटिस पॉइंट है। और ये सब कैसे जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं। स्ट्रेट लाइन एक आपको खास बात पता चली, लैटिस पॉइंट आपको पता चला। अब इसके अंदर आगे देखते हैं और हमें क्या पता चलता है। आपको क्या पता चला कि जो हर पॉइंट है, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, उसको आप लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट भी कह सकते हैं। और जो पॉइंट है वो वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो लैटिस पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं जिससे उस क्रिस्टल लैटिस की ज्योमेट्री आती है। तो ये आपको हो गया क्रिस्टल लैटिस के बारे में। अब क्रिस्टल लैटिस को अगर आप एज्यूम करें तो आप उसको ईंटों के एक स्टैक से आप एज्यूम कर सकते हैं। जैसे ब्रिक्स का स्टैक होता है, किसी का भी हाउस वगैरह बन रहा होता है तो वहाँ पे आपने ब्रिक का स्टैक देखा होगा। तो ब्रिक का जो स्टैक होता है उसमें जो एक सिंपल ब्रिक है वो आपकी यूनिट सेल हो गई, और जो पूरा का पूरा स्टैक है वो आपका क्रिस्टल लैटिस की तरह से अरेंजमेंट हो गया। तो आप यूनिट सेल के बारे में क्या कह सकते हैं, यूनिट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस का, जिसको आप रिपीट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में तो वो एंटायर लैटिस को जनरेट करता है। जैसे ब्रिक के स्टैक में एक ब्रिक जो है वो यूनिट सेल हो गया और एंटायर जो है वो स्टैक जो है वो क्रिस्टल लैटिस हो गया। तो उसी तरह से जैसे ब्रिक एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है उस ब्रिक के स्टैक का, उसी तरह से यूनिट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस का, जिसको आप रिपीट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में ताकि वो पूरा का पूरा एंटायर लैटिस जो है वो जनरेट हो सके। अब इस यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या हैं, बेसिकली आपकी जो एजेस हैं, 3 एजेस और उसके बीच का एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एजेस क्या क्या है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। आप देखिए एंगल ए और बी के बीच में एंगल है गामा, बी और सी के बीच में है अल्फा, और ए और सी के बीच में एंगल है बीटा। तो आपको 6 पैरामीटर्स जो हैं वो पता होने चाहिए यूनिट सेल के। यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए, किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए
उनकी तीनों लेंथ कैसी हैं, ए बी सी कैसा है, और एक्सियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा क्या क्या हैं। तो इसके बारे में अब हम और डिटेल से पढ़ते हैं कि यूनिट सेल कितनी तरह के होते हैं, कितनी तरह का अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं जो मैंने यूनिट सेल का बनाया है। यूनिट सेल जो है वो बेसिकली दो तरह का है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को आप सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल की खास बात क्या है, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं। आपका जो ये फर्स्ट डायग्राम है ये प्रिमिटिव यूनिट सेल का है। आप ये ध्यान से देखिए, आपको इसके अंदर एक क्यूब दिख रहा है और क्यूब के जो 8 कॉर्नर्स हैं उस पर आपको ब्लू एटम्स दिख रहे हैं। ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई किसकी, प्रिमिटिव यूनिट सेल की। अब जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है या सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें आपके एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, इसके अलावा भी कुछ पोजीशन पे हो सकते हैं। अब ये पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ये पोजीशन जो है वो आपकी 3 तरह की हो सकती हैं। या तो ये फेस सेंटर्ड हो सकता है, या ये एंड सेंटर्ड हो सकता है, या ये बॉडी सेंटर्ड हो सकता है। अब फेस सेंटर्ड को हम समझते हैं। फेस सेंटर्ड क्या चीज़ होती है, फेस सेंटर को समझने के लिए आप एज्यूम कीजिए रूम को जिसमें आप बैठे हैं। आपके रूम में 4 दीवारें हैं, एक फर्श है और एक छत है। ये 6 क्या है, ये 6 आपके रूम के फेज़ हैं। तो वही सिंपल फेज़ आप इस फेस सेंटर्ड में भी एज्यूम कीजिए, इसके अंदर भी वही 6 फेज़ है। आपको एक ऊपर वाला फेज़ दिखाई दे रहा है, उसके सेंटर में एटम दिख रहा है, एक नीचे वाला फेस दिखाई दे रहा है, उसमें सेंटर में एटम दिख रहा है, एक साइड वाला फेस दिख रहा है, एक इस साइड का फेस दिख रहा है, एक फ्रंट का फेस दिखेगा और एक बैक का फेस दिखेगा। वही जैसे आपके रूम के 4 आपके जो है 4 दीवारी हो गई, एक फर्श हो गया, एक छत हो गए, ये जो आपके 6 फेसेस है यही आपको फेस सेंटर्ड में नजर आते हैं। तो पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है और पार्टिकल फेस पे भी प्रेजेंट है। उसके बाद बात करते हैं एंड सेंटर्ड की। एंड सेंटर्ड में पार्टिकल कॉर्नर्स में तो है ही है, इसके अलावा किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे इसमें आपको ऊपर और नीचे दिखाया गया है, ऊपर और नीचे दिखाया गया है, आपके इस साइड और इस साइड भी हो सकता है, या आगे और पीछे भी हो सकता है, कोई भी 2 फेस। पर आपको 2 ही फेस लेनी है, 2 अपोजिट फेसेस आपने कंसिडर करना है एंड सेंटर्ड के लिए। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, आपके कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होगा ही होगा, उसके अलावा एक एटम आपका बॉडी के बीच में, यानी कि आप समझ लीजिए रूम के बिल्कुल बीचों बीच एक बॉडी सेंटर्ड में आपको जो है आपका एटम नज़र आएगा। तो ये आपकी डिवीज़न है बेसिकली यूनिट सेल की, कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। आप इसको ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो यूनिट सेल है या क्रिस्टल सिस्टम है बेसिकली वो होता कितनी तरह का है। तो ये आप याद रखिएगा कि सिर्फ 7 टाइप्स के यूनिट सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड कोई भी हो वो इनमें से किसी ना किसी एक टाइप का ज़रूर होगा। ठीक है, हर एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सारी की सारी जो आपको यूनिट सेल मैंने पढ़ाई है, सिंपल, फेस सेंटर, एंड सेंटर और बॉडी सेंटर, वो नहीं होती। सिर्फ 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस जो है अरेंजमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, यानी कि 7 के अंदर आगे टोटल 14 अरेंजमेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं, और इनको हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं इनके डिस्कवरर के नाम के ऊपर। तो आइए जानते हैं ये ब्रेविस लैटिस, ये 7 टाइप का सिस्टम क्या है। हम इसको इस टेबल की हेल्प से बहुत इजीली जान सकते हैं। ये 7 टाइप के यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम मैंने आपको यहाँ पर शो किए हैं, तो आप ये 7 सिस्टम समझ सकते हैं। फर्स्ट है क्यूबिक, फिर है टेट्रागोनल, फिर है ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, एक ही बात है, फिर है मोनोक्लिनिक और फिर है ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 नाम के आपके टाइप के सिस्टम हैं जो आपको लर्न करने हैं। अब इसके अंदर जो एक खास बात है वो ये है कि बेटा जी प्रिमिटिव जो है वो आपको हर एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर मिलेगा। प्रिमिटिव जो मैंने रेड से शो किया है ये आपको हर क्रिस्टल सिस्टम की टाइप में मिलेगा, यानी कि हर एक अरेंजमेंट में एक टाइप ऐसी होगी जिसमें सिर्फ एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दूसरी बात, बॉडी सेंटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक इन तीनों में पाई जाती है। ठीक है, तीसरी बात, फेस सेंटर्ड सिर्फ क्यूबिक और आपकी ऑर्थोरोम्बिक में मिलती है।
एंड सेंटर्ड आपकी ऑर्थोरोम्बिक और आपकी मोनोक्लिनिक में होती है। इसके अलावा जो आपकी हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है, ट्राइक्लिनिक है, ये सिर्फ प्रिमिटिव में मिलती है। और ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसी है जो आपकी चारों तरह के आपके अरेंजमेंट्स को कैरी करती है। इसमें प्रिमिटिव भी होता है, बॉडी सेंटर्ड भी होता है, फेस सेंटर्ड भी होता है और एंड सेंटर्ड भी होता है। चलिए हम इनको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले स्टडी करते हैं सिंपल क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, ये आपका सिंपल क्यूबिक सिस्टम में आपको मैंने बताए थे 3 तरह के आपके अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको सारी की सारी एक्सियल लेंथ भी सेम मिलेंगी और सारे के सारे एंगल्स भी सेम मिलेंगे। इसके अंदर सब कुछ अरेंजमेंट बढ़िया है, सब कुछ सिस्टमेटिक है। लेंथ भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, एंगल भी 90 डिग्री है, लेंथ भी इसकी इक्वल है। ये 3 तरह का मिलता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। और इसके एग्जांपल है NaCl, KCl, कॉपर, जिंक ब्लेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका टाइप पढ़ाते हैं। नेक्स्ट टाइप में आपने देखना है बेटा जी टेट्रागोनल। टेट्रागोनल जो है वो आपका 2 तरह का होता है, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, इसमें खास बात क्या है, आपके एंगल्स तो सारे के सारे इक्वल हैं, आपकी लेंथ 2 इक्वल है, परंतु सी ए बी के इक्वल नहीं होती। आप यहाँ देख सकते हैं ए और बी लगभग बराबर हैं, परंतु जो ये सी लेंथ है ये थोड़ी ज़्यादा लंबी है, यानी कि सी लेंथ ए और बी के बराबर नहीं है। तो यही चीज़ आप बॉडी सेंटर्ड और प्रिमिटिव दोनों में देख सकते हैं। तो ये हो गया टेट्रागोनल, जिसके एग्जाम्पल है व्हाइट टिन, टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था ऑर्थोरोम्बिक, वेरी इंपॉर्टेंट केस, आपको ये भी बताया था इसके अंदर चारों टाइप आपकी मिलती हैं, प्रिमिटिव भी रहता है, बॉडी सेंटर्ड भी रहता है, एंड सेंटर्ड भी रहता है और फेस सेंटर्ड भी रहता है। अब इसके अंदर खास बात क्या है, इसकी तीनों लेंथ इक्वल नहीं होती, जबकि तीनों के तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो इसके अंदर ऑर्थोरोम्बिक में खास बात क्या है, आपको चारों के चारों पॉसिबल वेरिएशंस मिलते हैं। एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं होती बट एंगल्स इक्वल होते हैं, जिसका एग्जांपल है रोम्बिक सल्फर, KNO2, बेरियम सल्फेट। तो ये आपने अच्छे से लर्न रखना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आपको 2 टाइप मिलती हैं, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड, इसमें खास बात क्या है, आपकी लेंथ अगेन इक्वल नहीं है, ठीक है, परंतु जो आपका ऑर्थोरोम्बिक में था एटलीस्ट आपके एंगल्स इक्वल थे। इसमें अल्फा और गामा आपका इक्वल है, परंतु बीटा आपका 90 डिग्री नहीं होता। इसके एग्जाम्पल उसका रोम्बिक सल्फर था, इसका मोनोक्लिनिक सल्फर है और सोडियम सल्फेट है। आप इसके अंदर दोनों के अरेंजमेंट्स देख सकते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपके 3 बचे थे जो मैंने कहा था कि सिर्फ प्रिमिटिव स्टेट में मिलते हैं, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। इसमें से ट्राइक्लिनिक को लर्न करने का वे क्या है कि इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, ना तो ABC इक्वल है, ना अल्फा बीटा गामा इक्वल है। इसके एग्जाम्पल क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट, और ये इसका डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है, ट्राइक्लिनिक का डायग्राम है। इसमें ABC भी इक्वल नहीं है, सब कुछ अलग है, एंगल भी इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल हो गए पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉपर सल्फेट। अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल की। तो हेक्सागोनल में क्या चीज़ है, AB इक्वल है परंतु C इक्वल नहीं है। आपको AB आपको इसमें नज़र आएगा कि काफ़ी इक्वल है, परंतु C आपको इक्वल नज़र नहीं आएगी। अल्फा बीटा जो है वो 90 डिग्री है, गामा 120 डिग्री है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। रोम्बोहेड्रल में ABC तीनों इक्वल रहेंगे, अल्फा बीटा जो है और अल्फा बीटा तो इक्वल रहेगा, परंतु गामा 90 डिग्री का इक्वल नहीं होगा, जिसका एग्जाम्पल आपका सिनाबार और HGS हो गया, या कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्साइट हो गया। अब चलते हैं उससे आगे। अब हम देखते हैं कि जो आपका सेकंड आर्टिकल था, सेकंड आर्टिकल ये था, आपने यूनिट सेल के बारे में जान लिया, आपने क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ लिया, आपने ब्रेविस लैटिस सीख लिया, आपने ये देख लिया कि सॉलिड इनमें से किसी ना किसी एक क्रिस्टल सिस्टम से ज़रूर बिलोंग करेगा। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि जो 4 तरह के हमने सिस्टम्स पढ़े, हमने पढ़ा सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें निकालने हों तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपने ये देखा कि जो एक एटम है वो एक में ही नहीं, वो कईयों के साथ शेयरिंग में है, क्योंकि यूनिट सेल जो है वो क्रिस्टल लैटिस जब बनाता है तो वो और यूनिट सेल के साथ एसोसिएट हो जाता है, यानी कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एटम्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब उस कॉन्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कि एक स्फीयर को पर्टिकुलरली कितने स्फीयर्स टच कर रहे हैं।
इसको आप लड्डुओं की रो से समझ सकते हैं। जैसे बॉक्स में लड्डू रखे हैं तो एक पर्टिकुलर लड्डू के सराउंडिंग में कितने लड्डू हैं जो उस पर्टिकुलर लड्डू को टच कर रहे हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, अब एक चीज़ जो याद रखने वाली है कि जो आपके आयनिक क्रिस्टल हैं, जैसे NaCl एक आयनिक क्रिस्टल है, एक सोडियम आयन है, एक क्लोराइड आयन है, ठीक है, दोनों आयनिक स्टेट में है, तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका डिफाइन होगा नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन सराउंडिंग ए पर्टिकुलर आयन। यानी कि सोडियम आयन के सराउंडिंग में कितने क्लोराइड आयन हैं या क्लोराइड आयन के सराउंडिंग में कितने सोडियम आयन हैं, एक्चुअली वो आपका आयनिक क्रिस्टल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करता है। अब एक चीज आपको और याद रखनी है कि जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं, हम ये बात करें कि कितने एक स्फीयर को एक्चुअली टच करते हैं, दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको ये याद रखना है कि चाहे फेस सेंटर्ड हो चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, इसके अंदर जो आपके क्यूब्स हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है, जो आपके स्फीयर्स हैं कॉर्नर्स पे, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड में, ये एक दूसरे को टच नहीं करते। ये बॉडी सेंटर्ड को टच करते हैं, फेस सेंटर्ड को टच करते हैं, परंतु आपस में स्फीयर्स जो कॉर्नर्स के हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में जितने भी स्फीयर कॉर्नर पे हैं वो सेंट्रल स्फीयर को टच करेंगे, आपस में नहीं टच करेंगे, परंतु BCC में वो सेंटर्ड वाले स्फीयर को टच करेंगे। और फेस सेंटर्ड में हर स्फीयर जो कॉर्नर का है वो 3 स्फीयर को टच करता है, फेस सेंटर ऑफ 3 एडजॉइनिंग फेसेस। यानी कि जो एक फेस सेंटर्ड का आपका एटम है वो उसको तो टच करता ही करता है, उसके अलावा भी वो 3 फेसेस को एग्जैक्टली टच करता है जो उसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को जो मैंने आपको बताया इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पर कितना होता है। ये आप क्रिस्टल लैटिस स्टडी कर सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस आप देख रहे हैं, ये क्रिस्टल लैटिस बनाया गया है, इसके अंदर जो ये पॉइंट है यहाँ पर मैंने आपको एक एटम दिखाया है। अब ये क्या है, ये एक लैटिस पॉइंट है। एक्चुअली में तो ये सभी ऐसे लैटिस पॉइंट हैं, बट हमने मिडल वन इसलिए कंसिडर किया क्योंकि ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, तो ये चारों तरफ फैला हुआ है, तो हमने मिडल का पॉइंट ले लिया है ताकि आप इस चीज़ को इजीली समझ पाएँ। तो ये एटम एक्चुअली कितनों से टच कर रहा है, ये 4 स्फीयर जो नीचे है उनको भी टच कर रहा है और जो 4 इसके ऊपर है क्यूब्स उनको भी टच कर रहा है। तो टोटल ये एटम कितने यूनिट सेल के टच में है, ये एक ही लैटिस पॉइंट या एक ही कॉर्नर वाला स्फीयर एक्चुअली 8 क्यूब्स के टच में है। यानी कि हर एटम का क्या कंट्रीब्यूशन हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर इज जस्ट 1/8। क्यों? क्योंकि आपका एक एटम 8 यूनिट सेल से टच कर रहा है, तो वो 8 हिस्सों में बटा हुआ है, तो एक एटम एक यूनिट सेल में कितना दे रहा है, 1/8 हिस्सा दे रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे ही जो फेस वाला है वो कितनों से शेयर करेगा। आप ये फेस देख सकते हैं, कोई भी एक फेज है वो 2 यूनिट सेल से आपकी टच करेगी, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2। क्यों? क्योंकि आधा इसका कंट्रीब्यूशन इस फेस में रहेगा और आधा इसका कंट्रीब्यूशन इस फेस में रहेगा। अब ये जो एटम है आधा इस साइड दिखाई देगा, आधा इस साइड दिखाई देगा, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 1/2। पर जो एटम बॉडी सेंटर्ड में प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1। और जो आपका एज पे प्रेजेंट है वो 2 नीचे और 2 ऊपर से आपका कंट्रीब्यूट करे, यानी कि टोटल 4 यूनिट सेल से कंट्रीब्यूशन उसका हो रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो आपने क्या याद रखना है, एटम्स एट द कॉर्नर 1/8, एटम्स एट द फेस कंट्रीब्यूशन इज 1/2, एटम एट द बॉडी कंट्रीब्यूशन इज 1, एटम एट द एज कंट्रीब्यूशन इज 1/4। तो ये आपको लर्न रखना है, 1/8 कॉर्नर्स के लिए, 1/2 फेस के लिए, 1 बॉडी के लिए और 1/4 किसके लिए, एज के लिए। चलिए अब थोड़ा सा इसी चीज़ को और कैलकुलेटिव बनाया जाए। वो बेसिक्स थे, अब इसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है कि हम इसे अप्लाई करें और सीखें। तो हमें सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हम सबसे पहला निकालना चाहते हैं कि प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस में कितना होगा। प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस मैंने बताया था सबसे सिंपल
ओपन स्ट्रक्चर की बात करें तो 8 एटम्स एट द कॉर्नर प्रेजेंट हैं। अगर हम इसके स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये स्फीयर जो है एक्चुअली टच करते हुए नजर आएंगे। परंतु अगर हम एक्चुअल पोर्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था जो कॉर्नर है उसका सिर्फ 1/8 हिस्सा होता है, तो इतना सा हिस्सा इसके अंदर होगा, बाकी सारा तो बाहर होगा। तो ये आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर इसमें दिखाए गए हैं। वन इज ओपन स्ट्रक्चर, सेकेंड इज स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज एक्चुअल पोर्शन ऑफ एटम्स। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में आप देख सकते हैं 8 एटम्स एट द कॉर्नर, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1/8, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 1/8 तो 8 का कितना 1/8 इंटू 8 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस में कितना वो करेंगे, वो आपको सिर्फ और सिर्फ करेंगे कंट्रीब्यूट 1। प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस में आपका जो आंसर आएगा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल दैट इज ओनली 1/8 इंटू 8 इक्वल्स टू 1, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस हम लेते हैं बीसीसी अरेंजमेंट। बीसीसी का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब होता है 8 एटम्स एट द कॉर्नर प्रेजेंट होंगे और एक आपका होगा बॉडी पे प्रेजेंट। ठीक है, अब आप देखिए आपके 8 एटम्स कॉर्नर पे हैं, 1 एटम इन द बॉडी है, तो 8 एटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, अगेन वही 1/8 इंटू 8 इक्वल्स टू 1। बॉडी सेंटर्ड का मैंने कितना बताया था 1, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 1 + 1 इक्वल्स टू 2। तो ये आपको इसके क्या दिखाए गए हैं, ये आप इसको समझ सकते हैं ओपन स्ट्रक्चर, ये आप इसको समझते हैं स्पेस फिल्ड स्ट्रक्चर, और ये एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है इसका आपने यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आप जानते हैं क्या होगा, आपके एटम्स जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और आपके 6 फेजेस पे प्रेजेंट होंगे। फेजेस का कंट्रीब्यूशन आपको कितना बताया था 1/2, तो वही आपने फॉर्मूलाज लगाने हैं। आपने फॉर्मूला लगा दिया क्या कि 8 एटम्स एट द कॉर्नर है, 6 एटम ऑन द फेज है, तो कंट्रीब्यूशन बाय 8 एटम्स कितना आ गया 1/8 इंटू 8 इक्वल्स टू 1। कंट्रीब्यूशन बाय एटम ऑन द फेस कितना आ गया 1/2 इंटू 6 इक्वल्स टू 3, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1 + 3 इक्वल्स टू 4। तो ये इसका क्या है, ये इसका है ओपन स्ट्रक्चर, ये इसका क्या है स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, और ये इसका क्या है एक्चुअल पोर्शन ऑफ एटम्स। अब आपको क्या चीज पता चली, आपको ये चीज पता चली कि अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल हो, प्रिमिटिव यूनिट सेल हो तो कंट्रीब्यूशन कितना रहता है 1। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का जो आपका कंट्रीब्यूशन है दैट इज जस्ट 1। अगर आपने बीसीसी अरेंजमेंट देखा तो आपका कितना अरेंजमेंट आया, कितना आपका कंट्रीब्यूशन आया टोटल 2 एटम्स का, बट अगर आपने फेस सेंटर लिया तो कंट्रीब्यूशन कितने एटम्स का आया 4। तो ये चीज आपको हमेशा लर्न रखनी है। सिंपल क्यूबिक लैटिस नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 1, बीसीसी नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 2, एफसीसी नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 4। चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सीखते हैं। न्यूमेरिकल्स में बेसिकली आपको क्या सीखना है, न्यूमेरिकल्स में बेसिकली आपने ये सीखना है कि जो रेशो होती है पार्टिकल ए और बी की, वो आपको एक्चुअली फॉर्मूला जो है वो कंपाउंड का बता सकती है जो ए और बी के बीच में बनेगा। ये एक क्वेश्चन मैंने दिया है, आप इसको सोचिए कि क्या करना है। क्वेश्चन है ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, मतलब एक क्यूब है जो 2 एलिमेंट से बना है ए और बी। एटम्स बी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो जो कॉर्नर्स हैं उस पर एटम बी प्रेजेंट है और एटम ए इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले तो अपने माइंड में आपने क्या लाना है, बॉडी सेंटर्ड का स्ट्रक्चर कि ऑल द 8 कॉर्नर्स आर फिल्ड बाय एटम बी एंड एट द बॉडी सेंटर एटम ए इज प्रेजेंट। जैसा ये स्ट्रक्चर मैंने बताया है, दिखाया है, ऐसा स्ट्रक्चर आपके माइंड में अपने आप आना चाहिए। अब आपसे पूछा गया है कि फॉर्मूला कंपाउंड का क्या होगा, और सेकंड एक बात और पूछिए कोऑर्डिनेशन नंबर ए और बी का क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप क्या करेंगे, आप करेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे बी पे और आपके कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा ए का। अब आप जानते हैं एटम बी प्रेजेंट है कहाँ पर, 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, तो नंबर ऑफ बी एटम्स कितने हो गए 1/8 इंटू 8 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब जो एटम ए है
एटम ए कहाँ प्रेजेंट है? एटम ए प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे। अब एटम बी का अगर प्रेजेंस जो है बॉडी सेंटर पे है तो उसके नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 1। अब बी के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1। ए के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1। तो एग्जैक्टली यहाँ पर रेशो क्या हुई? A:B की 1:1। तो फॉर्मूला क्या हो गया कंपाउंड का? AB। क्या आपको ये चीज़ समझ आई? आपको सिंपल ये करना है, जो एटम जहाँ है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, फिर उन दोनों की रेशो को रख दीजिए। वो रेशो होल नंबर रेशो में अगर है तो ठीक, नहीं तो अगर फ्रैक्शन में है तो उसको होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कीजिए और अपना आंसर जो है वो फॉर्मूला आप कंपाउंड का इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमने वही किया था। एटम्स बी हमने कहा कॉर्नर से प्रेजेंट है तो हमने उसका कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, क्योंकि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है ईच का, 8 का हो गया 1, इसलिए आपका बी का नंबर आ गया 1। एटम ए जो है वो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट था इसलिए उसका भी नंबर क्या आ गया? 1। तो रेशो आ गई 1:1, इसलिए फॉर्मूला आ गया AB। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ध्यान से देखिए, आपके जो एटम ए हैं दे आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। अब जो बॉडी सेंटर पे है तो उसके सराउंडिंग में जो डिफरेंट आयंस हैं वो कौन से हो गए? ये जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। कॉर्नर्स कितने हो गए? 8। तो जो आपका एटम ए है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 8। अब आप सोचेंगे कि बी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे हुआ? तो वो बहुत सिंपल है। आप एक लेटिस पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए। आपने जो लेटेस्ट पॉइंट को कंसीडर करके इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 निकाला था, वो कैसे निकाला था कि ये 8 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है और उन 8 यूनिट सेल में क्या प्रेजेंट है? एक बॉडी सेंटर्ड एटम प्रेजेंट है। वो क्या है? वो ए है। तो आपको ये पता है कि जो आयनिक क्रिस्टल हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अपोजिटली चार्ज आयन सराउंडिंग ए पर्टिकुलर आयन। तो इस लेटेस्ट पॉइंट पे जो 8 इसके यूनिट सेल हैं उनमें जो BCC में प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है एटम ए, वही इस एटम बी के लिए क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसलिए ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 8। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल अब आपको क्लियर है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको देती हूँ, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। एक आयनिक कंपाउंड है विच इज मेड अप ऑफ एटम्स P and Q। इट इज़ ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो आप क्या करेंगे? एक FCC बना लीजिए इन विच एटम्स P आर एट द कॉर्नर्स। एटम P को जो है कॉर्नर्स पे लगा दीजिए। एटम Q आर एट द फेस, तो आप एटम Q को फेस पे लगा दीजिए। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? वन ऑफ द एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, यानी कि आपके 8 में से 7 कॉर्नर पे तो आपका P जो है वो प्रेजेंट है, बट 1 कॉर्नर इज एम्प्टी, देयर इज नो P एट 1 कॉर्नर। अब आपसे पूछा गया है सिंपलेस्ट फॉर्मूला इस कंपाउंड का क्या होगा? तो वही जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में ट्राई किया, इसमें ट्राई करके देखिए। पहले P का कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, फिर Q का कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए और फिर आपने क्या करना है? उसकी रेशो जो है वो आपको होल नंबर रेशो में आती है देन इट्स ओके। अगर होल नंबर रेशो में नहीं आती, फ्रैक्शन आती है, तो आप इसको होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कीजिए और आंसर निकालिए। यहाँ पर आप पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आपको इसका सॉल्यूशन जो है आगे अभी बता देती हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, चलिए करिए, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था एटम्स P जो हैं दे आर प्रेजेंट एट द 7 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, 1 इज मिसिंग, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ P एटम है वो कितने हो जाएंगे? इंस्टेड ऑफ 1/8 × 8 इट बिकम्स 1/8 × 7, सो इट बिकम्स 7/8। और एटम्स Q कितने हो जाएंगे सेंटर पे, फेस सेंटर पे? आपको पता है कि 6 फेजेस हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। तो 1/2 × 6 कितने हो गए? 3। अब अगर इनका होल नंबर रेशो निकालते हैं तो एक आपकी आती है 7/8, दूसरी आती है 3। अब जैसा मैंने बताया था ये आपकी होल नंबर रेशो नहीं रही। अब होल नंबर रेशो नहीं रही तो हम क्या करेंगे? 7/8 को अगर हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली जो भी आपका नीचे आ रहा है डिवीज़न में, आप उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इधर क्या होगा? 7/8 × 8, 8 से 8 कट जाएगा, इधर 7 ही रह जाएगा। उधर क्या हो जाएगा? 8 × 3 24। तो आपकी रेशो क्या आ जाएगी? 7:24। तो आपका फॉर्मूला कंपाउंड का क्या हो जाएगा? A7B24। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। नाउ वी प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन। You have to calculate the number of unit cell in 8.1 gram of aluminium
इफ़ इट क्रिस्टलाइजेज इन ए FCC स्ट्रक्चर। FCC स्ट्रक्चर में आपको नंबर ऑफ एटम्स याद है, मैंने बताए थे। FCC में आपको कंट्रीब्यूशन कितना था, कॉर्नर का 1 था, और आपके जो फेसिस था उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, 1/2 × 6 = 3 था। तो 3 + 1 कितना हुआ, 4 एटम्स। यानी कि कंट्रीब्यूशन कितना हो गया FCC में, 4 एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल के अंदर। अब आपको क्या करना है, आपको 8.1 ग्राम में एल्यूमिनियम के निकालने हैं। आपको एल्यूमिनियम का क्या बताया गया है, आपको एल्यूमिनियम का इसके अंदर मोलर मास बताया गया है। 27 ग्राम पर मोल के अंदर क्या होते हैं बेटा, आपके एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर 27 ग्राम के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे तो आप क्या करेंगे, 8.1 ग्राम में निकाल लीजिए। 8.1 ग्राम में कितने होते हैं, आपका जो भी नंबर आएगा एटम्स का, अगर आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे है, ताकि आप इसको इजीली समझ पाएँ। 1 मोल एल्यूमिनियम में कितना होता है बेटा, 27 ग्राम, और 27 ग्राम किसके बराबर है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है। तो एल्यूमिनियम एटम प्रेजेंट इन 8.1 ग्राम कितने होंगे, सिंपल स्टेटमेंट है, एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 27 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8.1, दिस कम्स आउट टू बी योर नंबर ऑफ एटम्स। ओके, एंड यू नो दैट FCC कंटेन 4 एटम्स। अभी आपको मैंने बताया था 1 + 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, 1 कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है कॉर्नर्स का और 3 कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है फेसिस का। तो आप क्या करेंगे, जो आपके यहाँ नंबर ऑफ एटम्स आए हैं उसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल जाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने यही स्टडी करना था, यूनिट सेल के बारे में, क्रिस्टल लैटिस के बारे में। थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ सॉलिड स्टेट के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक्स।